आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें भारत में आर्थिक पर्यावरण पेपर में पहला जो चैप्टर है वह है आर्थिक पर्यावरण का अर्थ और आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। आज हम आर्थिक पर्यावरण का अर्थ पढ़ेंगे कि आर्थिक पर्यावरण किसे कहते हैं। आर्थिक पर्यावरण शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है, आर्थिक प्लस पर्यावरण। यहाँ पर आर्थिक शब्द का अर्थ है कि मानव अपने जीवन यापन करने के लिए या अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है जो कि अर्थ से संबंधित हैं, उन सब आर्थिक क्रियाओं को हम आर्थिक शब्द के अंदर सम्मिलित करते हैं। ये आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व से संबंधित हो सकती हैं। अब पर्यावरण के शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। पर्यावरण का संधि विच्छेद हम कर सकते हैं परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। मानव के चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो इंटरनल है, चाहे एक्सटर्नल है, चाहे प्राकृतिक है, चाहे मानव के द्वारा निर्मित परिस्थितियां हैं, उन सबको हम पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब आर्थिक पर्यावरण का जो सामान्य मीनिंग है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मानव के चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक हैं, प्राकृतिक हैं, राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक हैं या अन्य जो परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करती हैं या व्यक्ति या समुदाय उनसे प्रभावित होता है, उन सबको हम आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। भारत के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। भारत के आर्थिक पर्यावरण को बहुत सारे घटक प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। भारत में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब है कि जो प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जैसे जल है, वायु है, भूमि है, ये सभी साधन जो प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं, उन सबको हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जिस देश में ये प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उनका विधवन उचित मात्रा में किया जाता है, उस देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। और जिन राष्ट्रों के पास में ये प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, उन राष्ट्रों का उनके आर्थिक विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो सभी जगह समान नहीं है, यानी कि कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर मैदानी इलाका है, तो कहीं पर पहाड़ है। राजस्थान का यदि हम देखें तो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वहां पर खेती बाड़ी नहीं होती है, उद्योग धंधे इतने विकसित नहीं है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान के बाड़मेर जिले में कुछ प्राकृतिक संसाधन जो तेल के भंडार हैं उनकी हमें पता चला है। वहां पर रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। जैसे ही रिफाइनरी का काम शुरू हुआ है, लोगों को रोजगार मिलने लगा है, और जैसे ये रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाएगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, राज्य सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा, स्टेट गवर्नमेंट को होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। जहाँ पर मान लीजिए जो खनिज पदार्थ जहाँ पर उपलब्ध हैं, राजस्थान में जैसे स्टोन्स हैं, माइंस हैं, वहां पर उनका विकास हो रहा है। कहने का अर्थ हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधन जहाँ पर उपलब्ध हैं, और राजस्थान में जैसे हवा है, रेगिस्तानी इलाके में हमारी वायु ऊर्जा उसका हम विधोन कर सकते हैं, सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं उनका हम उपयोग करके
हम अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। भारत की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये प्राकृतिक संसाधन प्रभाव डालते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। भारत में मानवीय जो संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। पहला स्थान चाइना का है, उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है, और युवाओं की जो जनसंख्या है वो भारत में विश्व में नंबर 1 पर है। तो भारत में मानवीय संसाधन की दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध है, और हम ये कह सकते हैं कि जिस देश में मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं वहां पर श्रम की पूर्ति भी अधिक मात्रा में होती है। और जब उत्पादन का जो सक्रिय साधन है वो श्रम है, बिना श्रम के कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में इन मानवीय श्रम का अधिक से अधिक उपयोग करने के कारण से देश में उद्योग धंधों का विकास तेज से हुआ है। इवन जो विकसित कंट्रीज है, अमेरिका है, दूसरे राष्ट्र है, बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आ रही है, उसके पीछे कारण ये भी है कि भारत में श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उन देशों की तुलना में यहाँ पर श्रमिक सस्ते भी हैं। इस कारण से देश में उद्योग धंधों के विकास करने के लिए इन मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। और भारत सरकार ने तो अपने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के नाम से एक अलग से मंत्रालय बना रखा है, जिससे कि हम इन मानवीय संसाधनों का राष्ट्र के विकास में समुचित ढंग से उपयोग कर सकते हैं। जिस राष्ट्र की जनसंख्या स्वस्थ है, काम करने के योग्य हैं, उन व्यक्तियों से देश के राष्ट्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं सामाजिक सोशल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां। सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, परिस्थितियां, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां। सामाजिक, भारत में सामाजिक रीति रिवाज अलग अलग प्रकार से हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं ये भी हमारे देश के आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती हैं। भारत में मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, ये सब चीजें इनको हम सामाजिक रूढ़िवादिता भी कह सकते हैं, कुरीतियां भी कह सकते हैं, लेकिन इनका भी अच्छा बुरा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसे हम सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार आते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग सामाजिक रीति रिवाज हैं। होली है, होली का पर्व हम मनाते हैं, दीपावली का पर्व हम मनाते हैं, रक्षाबंधन है, ईसाई जो है दिसंबर में क्रिसमस का वो पर्व मनाते हैं। तो जब जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी हिसाब से हमारे आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे दीपावली का जो समय आता है तो लोग नए नए कपड़े बनवाते हैं, तो कपड़े का व्यवसाय बढ़ता है, मिठाई की दुकानें खुलने लगती हैं, पटाखों की बिक्री होती है, उनके बिजनेस ज्यादा डेवलपमेंट होता है। होली जब आती है तो होली पर रंगों का त्योहार है, तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, जगह जगह पर रंगों की बिक्री अधिक मात्रा में की जाती है। मान लीजिए रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो रक्षा राखियों की बिक्री उस समय ज्यादा होती है। तो जैसा तीज त्योहार आता है, मतलब ईद आती है, मुसलमान भाइयों का जो त्योहार ईद आती है तो बकरा ईद है तो बकरों की बिक्री ज्यादा होगी। तो जिस तरह का सामाजिक रीति रिवाज होगा, जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां की जाएंगी, उसका देश के आर्थिक गतिविधियों पर उसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। चौथा पॉइंट हम ले सकते हैं आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक नीतियों का मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधि को संचालन करने प्रकार की विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अब ये पॉलिसीज भी कई प्रकार की होती है। इनमें प्रमुख है नंबर 1 मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति इसे कहते हैं। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति का सामान्य शर्त है कि देश में मुद्रा की मांग और पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए
जो नीति बनाई जाती है उसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। अब मौद्रिक नीति जो है वो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाता है। क्योंकि भारत में जो नोट छापने कार्य है, मुद्रा की जो पूर्ति है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। हमारे देश में जितने भी 2 रुपए या उससे अधिक राशि के जो नोट हैं, 2 रुपए है, 5 रुपए, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, ये जो अब 2000 का नोट है, 1000 का बंद हो गया, तो ये सब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देश की आवश्यकता अनुसार मौद्रिक नीति में परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान परिस्थिति हम देखें तो कोविड-19 के कारण से भारत में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के कारण बंद हो गई थी। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही आरबीआई ने अपनी जो ब्याज दर है उसमें कटौती की है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कटौती की है, और कुछ राहत के पैकेज भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा घोषित किए गए हैं। तो देश में मौद्रिक मुद्रा के द्वारा जिस प्रकार से पूर्ति की जाती है उसका भी भारत की आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे ही किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, सस्ती या हाउसिंग के लिए हम लोन ज्यादा देंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम एग्रीकल्चर के लिए लोन ज्यादा देंगे, तो उस जिस सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड किए जाएंगे बैंकों द्वारा, उस सेक्टर का ज्यादा विकास होगा। तो मौद्रिक नीति का भी हमारे देश के आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो पॉलिसी है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? राजकोषीय नीति का मतलब है कि सरकार के द्वारा अपनी सरकारी जो आय, सरकारी खर्च, ऋण और बजट, इन चारों को मिलाकर के जो नीति बनाई जाती है उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। अब सरकारी आय, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें विभिन्न करों के माध्यम से आय प्राप्त करती हैं। अब कर भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स है, और दूसरे जो कर हैं उत्पादन कर है, एक्साइज ड्यूटी है, बहुत प्रकार के कर, फीस है, और दूसरे साधन है, उनसे गवर्नमेंट रॉयल्टी है, उनसे गवर्नमेंट इनकम प्राप्त करती है। अब चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य है तो गवर्नमेंट को खर्च भी करने पड़ते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क बनानी है, बांध बनाने हैं, पुल बनाने हैं, एजुकेशन पर खर्च करना है, हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, तो सरकारी खर्च भी करती है। लेकिन ये देखा जाता है कि सरकार की जितनी इनकम है उससे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तो अब खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार को ऋण भी लेना पड़ता है, सार्वजनिक ऋण। अब भारत सरकार जो है वो विदेशों से ऋण ले सकते हैं, विदेशों से जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, या और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था उनसे भी ले सकते हैं, एशिया विकास बैंक है, या विभिन्न जो राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, दूसरे राष्ट्रों से भी हम कुछ ऋण ले सकते हैं। और चौथी बात आती है बजट। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार जो है वो बजट बनाती है, इनकम एक्सपेंडिचर का उसमें संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसको वहाँ पास करवाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि सरकार के किन किन साधनों से आय प्राप्त होगी और किन किन पदों पर खर्च करेगी, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए घाटे का बजट बनाया जाता है, डेफिसिट फाइनेंस की स्थिति है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि सरकार की आय तो है कम, खर्चे हैं ज्यादा, तो हम घाटे का बजट, अगर घाटे का बजट ज्यादा बनाया जाएगा तो देश के विकास तो होगा, लेकिन देश में मुद्रा विस्तार की स्थिति हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, उससे सामान्य जनता अपोजिशन करेगी। तो राजकोषीय नीति, सरकारी आय, ऋण, टैक्सेशन जो पॉलिसी है, उनमें सब का प्रभाव भारत की जो आर्थिक गतिविधि है उन पर पड़ता है। तीसरी पॉलिसी जो मुख्य है वह है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नीति, इंडस्ट्री पॉलिसी। अब इंडस्ट्री पॉलिसी किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से परिचित है, उद्योग धंधों के विकास के लिए जो भी नीति बनाई जाती है वो इंडस्ट्री पॉलिसी है। अब भारत सरकार ने उद्योग धंधों विकास करने के लिए इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ था, तो भारत सरकार ने उद्योग धंधों का विकास करने के लिए सबसे पहले 1948 में पहली इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, जिससे कि देश में उद्योग धंधों का विकास
करें, लेकिन वो जल्दीबाजी में बनाई गई थी क्योंकि संविधानिक 1950 में लागू हुआ। लोकसभा के चुनाव थे वो 1952 में पहले आए थे, तो उसकी वो जल्दीबाजी में बनाई गई थी औद्योगिक नीति 1948 में। इसके बाद 1956 में बेसिक इंडस्ट्री पॉलिसी हमने बनाई, बड़ी सोच समझ के बनाई, और इस इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत हमने देश का जो विकास है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री खोलने की बात कही गई। और उसके बाद जैसे जैसे देश के आवश्यकता अनुसार इस इंडस्ट्री पॉलिसी चेंज की गई थी, लेकिन देश में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी शासन में आई थी, तो 1956 से बेसिक इंडस्ट्री पॉलिसी उसको चेंज करके 1977 में जनता पार्टी ने एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी उस समय बनाई थी, जिसमें छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, स्वदेशी उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। लेकिन 1980 में वापस कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, तो उन्होंने एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, और 1980 में जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी थी वो 1956 को बेच लिया गया, और वापस हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के ऊपर हमने ज्यादा ध्यान दिया। 1980 के बाद 1985 में फिर हमने इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, और 1985 में जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी थी, क्योंकि उस समय देश में पहली बार एक युवा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना था, और उनकी सोच थी कि भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना है। उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए हमने इंडस्ट्री पॉलिसी 1985 में बनाई गई थी। उसके बाद 1990 में इंडस्ट्री पॉलिसी बनी, लेकिन 1991 के अंतर्गत भारत में उदारवादी आर्थिक नीति का चलन हुआ, और हमने लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत औद्योगिक नीति 1991 जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी नाम से जाना जाता है, रिफॉर्म्स किए, और भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। और इसके अंतर्गत हमने LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन LPG इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। जितने भी इंडस्ट्री पॉलिसी पहले लेने के लिए हमें लाइसेंस लेने पड़ते थे, लाइसेंस को खत्म किया, बहुत सारे कंसेशन दिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी को हमने आमंत्रित किया। तो भारत में इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत जहां जिस तरह की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाता है, वहां पर उसी प्रकार के आर्थिक गतिविधियों का संसर्ग होता है। भारत में कुछ ऐसे जिले हैं जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित करते हैं, वहां पर इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत व्यवस्था की गई थी कि उस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई उद्योगपति इंडस्ट्रीज खोलेगा, तो उनको भारत सरकार या राज्य सरकार ने बहुत सारे सुविधाएं देगी, बिजली की सुविधाएं देंगी, भूमि की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, फाइनेंस उपलब्ध कराएंगी, इनकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो उनको हम उपलब्ध करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि उसके के कारण से उस एरिया का इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो राजस्थान में जो भीलवाड़ा जिला है, वो भीलवाड़ा जिला को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, और उसके बाद अब देखते हैं भीलवाड़ा में कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हब है। तो ये इसी इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत अभी जैसे भारत सरकार सोचती थी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पर की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दी जा रही है। तो इंडस्ट्री पॉलिसी जिस तरह की बनाई जाएगी उसका प्रभाव भारत की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा, उद्योग धंधों के विकास पर पड़ेगा। इंडस्ट्री पॉलिसी बाद नेक्स्ट पॉलिसी लेते हैं हम व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी। व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी। अब व्यापार नीति किसे कहते हैं? व्यापार को रेगुलेट करने के लिए जो नीति बनाई जाए उसको व्यापार नीति कहते हैं। अब व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार का मतलब है वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, लेकिन यहाँ पर हम व्यापार का मतलब ले रहे हैं विदेशी व्यापार से, आयात और निर्यात से। भारत का जो विदेशी व्यापार है वो 1947 के बाद हमारे आयातों में वृद्धि हुई है, निर्यातों में वृद्धि हुई है, लेकिन भारत में जो अंग्रेज आए थे वो व्यापार करने के हिसाब से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने अपने देश के ऊपर आधिपत्य जमा लिया। तो 1947 जब देश आजाद हो गया तो भारत सरकार ने विदेशी व्यापार नीति बनाना शुरू किया, और उसका मकसद यही था कि हमारे देश में जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए,
ऐसी कच्चे माल का, मशीनों का आयात किया जाए और हमारे देश में ही उद्योग धंधे ज्यादा खोले जाएं और उन वस्तुओं को हम निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे हस्तकला की वस्तुएं हैं, डायमंड है, या चाय का हम एक्सपोर्ट करते हैं, कॉफी का एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार को रेगुलेट करने के लिए विदेश व्यापार नीति बनाई जाती है। इस व्यापार नीति का भी देश के आर्थिक प्रगति पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक जो गतिविधियां हैं 1991 के बाद भारत सरकार ने जो एक्सपोर्ट करने वाले इंडस्ट्रीज हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनको बहुत सारी रियायतें दी। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने एक्सपोर्ट हाउसेज डेवलपमेंट किए, कस्टम ड्यूटी में उनको रियायतें दी। विदेशी जो व्यक्ति हैं वहां से हमने विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमने आमंत्रित किया, हमारे देश में इंडस्ट्री खोली जिससे निर्यात को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो जिस प्रकार की ट्रेड पॉलिसी होगी उसी प्रकार से देश के आर्थिक गतिविधियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं हम आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। अब आर्थिक प्रणाली तीन तरह की होती है मुख्य रूप से। एक होती है पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जिस राष्ट्र की जैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी है या मिश्र अर्थव्यवस्था है। अब जैसे अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो यदि किसी राष्ट्र की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वहां पर उद्योग धंधों का विकास प्राइवेट सेक्टर में होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में उद्योग धंधों का जो विकास होगा उसमें प्राइवेट उद्योगपति क्या करते हैं, उनका मेन मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अब अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वो एक्सप्लोइटेशन करते हैं, श्रमिकों के लिए कम मजदूरी देंगे या क्वालिटी का काम सही नहीं करेंगे या और दूसरे तरह के एक्सप्लोइटेशन करते हैं। तो निजी उद्योगपतियों का देश में आधिपत्य हो जाता है। यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है जैसे सोवियत संघ में है, रशिया में थी, तो वहां पर क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारे कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, जो सरकारी तंत्र है उसका विकास होता है। लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी तंत्र में लालफिताशाही, भ्रष्टाचार को बोलबाला हो जाता है। तो वहां पर जो उद्योग धंधे हैं वो घाटे में चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन हो गया इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के कारण से ही। भारत की अब तीसरी है मिश्र अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब है कि पूंजीवादी, समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिक्सचर होता है। भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर हम पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिश्रण यहाँ पर पाया जाता है। जैसे रेलवे इंडस्ट्रीज है, रेलवे इंडस्ट्री भारत में 100% सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन कुछ सरकारी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में है। तो जैसे पोस्ट